इस देश को बाजार नहीं राष्ट्र बनाना है। हमारा देश बिकने के लिए नहीं, जीने के लिए है। ये शब्द हैं उस इंसान के जिसने भारत को आर्थिक गुलामी से बचाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने न संसद का सहारा लिया न सत्ता का, लेकिन सच्चाई का सहारा लेकर देश के कोने कोने में जनता को जागरूक किया। राजीव दीक्षित एक विचार थे, एक आंदोलन थे, जो विदेशी नीतियों के खिलाफ भारत की आत्मा की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन उन्होंने गेट करार, डंकल ड्राफ्ट और WTO का इतना जबरदस्त विरोध क्यों किया? क्या ये समझौते भारत को आर्थिक गुलाम बना रहे थे? और राजीव दीक्षित किस तरह की भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते थे? आज हम जानेंगे इन समझौतों के पीछे क्या साजिश थी और राजीव दीक्षित ने क्यों इसे भारत के लिए घातक बताया। और उस 200 वर्ष की गुलामी को भगाने के लिए 6 लाख लोगों की जो कुर्बानियां हमको देनी पड़ी, वो बच गया। भगत सिंह, चंद्रशेखर, ऊधम सिंह, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे नौजवानों की कुर्बानियां दी। हम 1757 में ही अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाते, एक बात। और दूसरी बात, ये जो 200 वर्ष की गुलामी हमको झेलनी पड़ी 1757 से 1947 तक। इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 1947 से, जब द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद अमेरिका और पश्चिम देशों ने मिलकर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ऑन ट्रेड नामक एक वैश्विक व्यापारिक समझौते की नींव रखी। यह समझौता औपचारिक रूप से 1 जनवरी 1948 से लागू हुआ, जिसका उद्देश्य था वैश्विक व्यापार को आसान बनाना। लेकिन इसके पीछे जो असली एजेंडा छुपा था, वो कई वर्षों बाद सामने आया, जब ये समझौते धीरे धीरे विकसित देशों के हितों की ओर झुकते चले गए। 1991 का समय भारत के लिए बेहद कठिन था। देश विदेशी मुद्रा संकट से जूझ रहा था। हमारे पास इतने कम विदेशी मुद्रा भंडार बचे थे कि सिर्फ 3 हफ्तों का आयात ही संभव था। देश के खजाने में डॉलर की भारी कमी थी और तेल जैसी जरूरी चीजें खरीदने में भी दिक्कत आ रही थी। यही वो समय था जब भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक से कर्ज लेना पड़ा। लेकिन इस कर्ज के साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हुई थी। इन शर्तों के कारण भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को विदेशी पूंजी और कंपनियों के लिए खोलना पड़ा। यही वो दौर था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। इसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। इसी बीच 1986 से 1994 तक चली अरुगे नामक मीटिंग ने वैश्विक व्यापार की दिशा तय की। 1991 में आर्थर डंकल, जो उस समय गेट के महासचिव थे, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा जिसे इतिहास में डंकल ड्राफ्ट कहा जाता है। इस ड्राफ्ट में तय किया गया, अब सिर्फ सामान के व्यापार तक ही समझौते सीमित नहीं होंगे, बल्कि खेती, बीज, दवाइयां और बौद्धिक संपदा पर भी पेटेंट बनाए जाएंगे। भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना था कि उसे इस ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने पड़े। और इसके साथ ही 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का जन्म हुआ और भारत भी उसका हिस्सा बन गया। तब इसकी गहरी चोट पड़ी हमारे छोटे किसानों और औषधि क्षेत्र पर। WTO के नियमों के अनुसार भारत को विदेशी कंपनियों के लिए बाजार खोलने पड़े। इसका मतलब था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आकर सस्ती दरों पर अपना सामान बेचेंगी, जबकि भारतीय कारीगर इनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। खेती में बीज और खाद कीटनाशकों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा बढ़ गया। दवाइयों पर पेटेंट नियम लागू हो गए, जिससे सस्ती जेनेरिक दवाई बनना मुश्किल हो गया। यही वो समय था जब राजीव दीक्षित ने पूरे देश में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि WTO और डंकल ड्राफ्ट भारत की आर्थिक स्वतंत्रता छीनने के लिए एक साजिश है। उनका तर्क था कि भारत की असली ताकत उसकी स्वदेशी अर्थव्यवस्था है, यानी छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, खेती और स्थानीय उत्पादन। अगर इसे खत्म कर दिया गया तो भारत फिर से आर्थिक गुलामी में फंस जाएगा। राजीव दीक्षित जी बताते थे कि डंकल ड्राफ्ट में बीज पर पेटेंट का प्रावधान था। इसका मतलब है कि किसान अपने खेत में उगाए बीज को दोबारा नहीं बो सकता और उसे कंपनी से हर बार नया बीज खरीदना पड़ेगा। और इसी तरह दवाइयों पर पेटेंट का, कि अमेरिका और यूरोप की कंपनियां भारत में दवाइयां बहुत महंगी बेचेंगी और गरीब जनता इलाज से वंचित रह जाएगी। राजीव दीक्षित सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं थे। इसके विकल्प के रूप में उन्होंने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज सिद्धांत को आगे बढ़ाने की बात की। उनका मानना था कि भारत की असली ताकत गाँव में है, जहाँ आत्मनिर्भर जीवन शैली अपनाई जा सकती है। ग्राम स्वराज का मतलब था कि हर गाँव अपनी जरूरत की ज्यादातर चीजें खुद बनाए, चाहे वो तेल हो, अचार हो या फिर छोटे औजार। इस व्यवस्था में किसान अपने बीज खुद बचाएगा, दवा स्थानीय जड़ी बूटी से बनेंगी और रोजगार भी गाँव के अंदर पैदा होंगे। अंग्रेजों से पहले भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर और गांव केंद्रित होती थी। हर गांव एक छोटे राष्ट्र जैसा होता था, जहां जरूरत की लगभग सारी चीजें स्थानीय स्तर पर ही बनती थी। कपड़े के लिए खगरे थे, तेल निकालने के लिए कोल्हू थे, खेती के लिए बैल थे और दवाइयों के लिए जड़ी बूटियां थी। हर गांव में लोहार औजार बनाता था, कुम्हार बर्तन बनाता था और किसान खेत से अनाज पैदा करता था। इस तरह हर पेशे का एक अपना महत्व था। समाज एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर चलता था। यही कारण था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन इतना अधिक था कि गांव अपनी जरूरत पूरी करने के साथ साथ शहरों और यूरोप तक माल भेजता था। 1840 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश था और यही असली ग्राम स्वराज था, जहाँ गांव न तो बाहर से ज्यादा आयात करता था और न ही बेरोजगारी की समस्या थी।
अंग्रेजों के आने के बाद धीरे धीरे ये व्यवस्था तोड़ी गई। इसलिए राजीव दीक्षित हमेशा चेतावनी देते थे कि हमें अपनी पुरखों की उस आत्मनिर्भर ग्राम व्यवस्था से सीख लेनी होगी, वरना आधुनिक समझौते हमें फिर से उसी गुलामी में धकेल देंगे, जिससे निकलने के लिए हमारे पुरखों ने सदियों तक संघर्ष किया। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको सोचने पर मजबूर करेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।